ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद आता है, कैसे वहां पहले फ्रांस में क्रांति होती है, किसके विरुद्ध, वहां पर जो राजतंत्र है उसके विरुद्ध वहां पर लोग क्रांति करते हैं क्योंकि वो निरंकुश हो जाते हैं, उनकी नीतियां लोगों को पसंद नहीं आती है। इसके विरोध के बाद वहां पर प्रजातंत्र आता है, लेकिन प्रजातंत्र जो है वो फेल हो जाता है। जिसके बाद आता है नेपोलियन, और नेपोलियन का जब दमन होता है उसके बाद फिर से यही राजतंत्र वापस आ जाता है। ठीक है, अब वहां पर जब राजतंत्र वापस आ जाता है तो ये बीच के लोग जो होते हैं, जो पहले से क्रांति हो चुकी है, एक मध्यम वर्ग का उदय हो चुका है, तो औद्योगिक क्रांति की वजह से उन लोगों के अंदर उदार राष्ट्रवाद आ गया है, वो क्रांतिकारी के रूप में हो गए हैं। लेकिन राजतंत्र के जो लोग हैं, तानाशाह जो लोग हैं, उन लोग इनका दमन कर देते हैं बुरी तरह से, इसलिए ये अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रांतियों का युग, यानी वो क्रांतिकारी तो पैदा हो चुके हैं, आगे उन्होंने कैसे किया है क्रांति और कैसे अलग अलग देशों को आजादी मिली, कहाँ अलग अलग देशों में कैसे प्रजातंत्र आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रांतियों का युग शुरू होता है 1830 से। 1830 अब क्रांति ये संघर्ष किसके किसके बीच में है? ये संघर्ष किस रूढ़िवादियों के बीच में है और उदारवादियों के बीच में है ना। जो रूढ़िवादी हैं, जो निरंकुश राजतंत्र हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ही शासन बना रहे, और जो उदारवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो चाहते हैं कि प्रजातंत्र वापस लाया जाए। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। अब उन्हें ये लगने लगा कि अगर हमें राष्ट्रवाद स्थापित करना है, प्रजातंत्र स्थापित करना है, तो हमें क्रांति करनी ही होगी। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड, ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे जहां पर ये क्रांतिकारी पनप रहे थे, जहां ये भावनाएं पनप रही थी। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादी ने किया। जो शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने ही इस क्रांति का नेतृत्व किया, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने। इसमें मध्यम वर्ग में कौन कौन आ गया था? जैसे प्रोफेसर हैं, स्कूल के टीचर हैं, क्लर्क हैं, वाणिज्य व्यापार के लोग हैं, ये सब मध्यम वर्ग के लोग थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। अब क्या हुआ? पहले ही विद्रोह आपने पढ़ा हुआ है उधर 1700 के आसपास। उसके बाद प्रथम विद्रोह यहाँ 1830 में फिर से फ्रांस में हो रहा है, जुलाई में। इसे जुलाई की क्रांति कहते हैं। किसके लिए? बुर्बो राजा के विरुद्ध। जो हाँ बुर्बो शासन हो गया, राजतंत्र हो गया, उसके विरुद्ध जनता ने फिर से विद्रोह कर दिया, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता बहाल कर दी गई थी, है ना। 1815 के बाद ये लोग सत्ता में आ गए, फिर से रूढ़िवाद सत्ता में आ गए, जिनके विद्रोह में 1830 में जुलाई में फ्रांस में फिर से क्रांति हुई। हाँ, उन्हें अब उदारवादी क्रांतियों को उखाड़ फेंका और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को। जब ये क्रांति हुई तो इन्होंने इस राजतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया और संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि एक संविधान भी होगा और राजा भी होगा। ठीक है, दोनों मिला के जब हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। ठीक, जिसका अध्यक्ष कौन थे? लुई फिलिप थे। मैटरनिख ने एक बार ये टिप्पणी की थी कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जैसे आपने देखा ही, इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस में कोई चीज शुरू होती है तो बाकी यूरोप में भी फैल जाती है, दूसरे देशों में भी फैल जाती है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड अलग हो गया। जो आपने पीछे मैप देखा था एक, जिसमें फ्रांस था, वहां चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन का पूरा एरिया है, इससे हमारा नीदरलैंड अलग हो गया। ठीक है, और ये नीदरलैंड यहाँ इधर अपने आप को स्वायत्त शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। ठीक, तो आगे चलते हैं। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। कौन सी? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान को हम ग्रीस भी कहते हैं ना, ग्रीस तो जानते ही होंगे आप। तो ग्रीस में क्या था? ग्रीस में ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। ठीक, ऑटोमन यानी कि मुस्लिम साम्राज्य था, और वहां पर मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस भी रहते थे। तो क्या हुआ कि जब इधर क्रांति होने लगी तो यहाँ क्रिश्चियंस थे, यूरोप में क्रिश्चियंस थे और यहाँ भी क्रिश्चियंस थे। और जो शासक होता है जब वो कमजोर होता है तभी विद्रोह शुरू हो पाता है ना। तभी तो जो शक्तिशाली होगा वो हावी होने की कोशिश करने लगेगा। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियंस थे वो इन लोगों को ये बताने लगे कि अरे हम लोग फ्री रहने के लिए हैं, हम लोग किसी की गुलामी करने के लिए नहीं, किसी के अंडर में रहने के लिए नहीं है, आपको भी अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। तो इधर से सपोर्ट आया,
तो इन लोगों ने भी विद्रोह किया, किसका? मुस्लिम साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का। और चूंकि वो ऑटोमन साम्राज्य तब तक कमजोर हो चुका था, बहुत एफिशिएंट राजा नहीं थे, इसलिए ये जो क्रांति थी, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करवा लिया ऑटोमन साम्राज्य से। और अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। ये संधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको जानना है कि ये संधि हुई थी। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी गई संधि के दौरान। अब रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। रूमानी कल्पना क्या होती है? रूमानी यानी रोमांटिक, अच्छी सी, है ना, आप कहते हो ना कि बहुत रुमाना सा मौसम है ना। तो यहाँ रोमांस की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या हो रही, एक फीलिंग, ऐसी नाजुक सी फीलिंग की। यानी कि अभी तक क्या है कि क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे थे, संघर्ष, क्रांति, संघर्ष, क्रांति, लेकिन हर बार संघर्ष से, क्रांति से ही आजादी नहीं मिली है। कुछ ऐसे तरीके भी रहे हैं, सॉफ्ट तरीके भी रहे हैं राष्ट्रीय भावना को पैदा करने के, जिसकी वजह से लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। सॉफ्ट तरीके क्या? जैसे आपको किसी की विचारधारा बदलनी होती है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको डांट डांट के सिखाएंगे तभी वो बदलेगा। प्यार से भी आप उसे बता सकते हो, आप उसको धीरे 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 उसका ब्रेन वॉश कर सकते हो। किसकी मदद से? जैसे कला है, काव्य है, कहानी है, किस्से है, संगीत है। जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसे क्या चीजें सिखाते हो? डांट के ही हमेशा थोड़ी ना सिखाई जाती है। आप उसको जो है पोएट्री के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अलग अलग हैबिट्स, अलग अलग अच्छी, आप क्या कोई मोरल स्टोरी सुनाते हो, फिर क्या लास्ट में बताते हो? मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि, यानी कि ये जो आपने इतनी देर कहानी पढ़ी, इसका मोरल ये है बच्चों, है ना। तो वो हम क्यों उसको सिखाते हैं? उसको एक नई अच्छी हैबिट सिखाने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से जो राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको फैलाने के लिए लोगों ने संगीत का सहारा लिया, कहानी का सहारा लिया, किस्से का सहारा लिया, कला का सहारा लिया, नाटक का सहारा लिया। इस सब चीजों से उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया। उन्होंने ये कहा कि जो विज्ञान है और जो टेक्निकल तरीके हैं वो इतने अच्छे नहीं है जितने एफिशिएंट ये भावनाओं को और अंदर की जो अनुभूति है उसको, या सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया, संस्कृति को हमारे राष्ट्र का आधार बनाया। ठीक, ये एक अलग विचारधारा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये सही विचारधारा है, ये एक टाइप की विचारधारा है। फिर क्या, जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित होती है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है, ये उनका कहना था। अब इस तरीके से लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर लोग थे। जो निरक्षर लोग थे उन तक भी, जैसे जो निरक्षर होते हैं, आपने देखा होगा गाँव में लोकगीत गाए जाते हैं पुराने, उसमें क्या है, कथाओं का वर्णन होता है, जिससे लोग गानों के माध्यम से उन चीजों को जानते हैं, सीखते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो बुक कैसे पढ़ेंगे? तो अगर वो बुक नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या उनको चीजें नहीं बताई जाएंगी? उसका एक दूसरा तरीका है, वो ये इस तरीके से। सारी चीजों ने भाषा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा लोगों को जोड़ती है। आप कहीं भी बाहर जाइए, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे, साउथ इंडिया या कहीं ऐसी जगह चली जाइए जहाँ की लोकल भाषा आपको न समझ में आ रही हो, और वहां पे कोई आपको आपकी भाषा में बात करता हुआ मिल जाए, एक अजीब सा अट्रैक्शन आपको फील होगा, है ना, कि अरे आप भी हिंदी जानते हैं, मैं भी हिंदी जानता हूँ, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं, मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो एक आपको कनेक्शन से फील होगा। तो जो भाषा होती है वो हमेशा से एक अच्छा कनेक्शन बनाने का मीडियम होती है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दिया है, खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, प्राशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। किसका? पोलैंड का। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। अब जो पोलैंड था उस पर रशिया अपना बलपूर्वक अधिकार करना चाहता था। यही तो बात है, जब किसी के पास पावर आ जाती है तो वो अपना पावर बढ़ाना शुरू कर देता है। ये हम एंड में पढ़ेंगे कि कैसे ये जो राष्ट्रवाद है ये साम्राज्यवाद में बदल गया था। पॉलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को उसकी जगह जबरन लाद दिया गया। रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिससे आखिरकार कुचल दिया गया। चर्च के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ, बहुत संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। यानी कि रूसी जो थे वो पोलैंड पे जबरन अपना अधिकार करने की कोशिश करते थे। वहां के जो लोग थे उन्हें अपनी रीजनल लैंग्वेज नहीं बोलने देते थे, रीजनल कपड़े नहीं पहनने देते थे। अगर
कोई ऐसा करता था, जैसे पादरी है या बिशप है, जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वही तो लीडर बनेंगे, आगे आगे चलेंगे, तभी तो पीछे पीछे उनकी जनता चलती है। तो उन लोगों ने ऐसी कोशिश की, अपना आयोजन किया, उसमें अपनी भाषा बोली, अपने रीजनल कपड़े पहने, तो उन्हें उठा के जेल में बंद कर दिया, साइबेरिया भेज दिया। किसने? रशिया ने। वो जबरन कब्जा करना चाह रहा था पोलैंड पर। उसी समय क्या घटना होती है, 1830 में बहुत भारी कठिनाई आती है यूरोप पर, भूखमरी का दौर आ जाता है, जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा, लेकिन जो है लोगों के पास रोजगार नहीं होता। रोजगार नहीं होता तो फिर क्या हो जाएगा कि लोग जब रोजगार नहीं है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो भूख से मरने लगेंगे, है ना। क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन के सस्ते कपड़े से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। हाँ, इंग्लैंड में क्या था, औद्योगिक क्रांति आ गई, वहां मशीन से कपड़े बने। जैसे भारत में जो हाल था वही कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो कि यहाँ जो रीजनल लोगों का काम था वो हाथ से करते थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति आने की वजह से मशीन से कपड़ा बनना शुरू हो गया और अच्छा बनने लगा और जल्दी बन के आने लगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन के आने लगा। उसके सामने ये अपना बिजनेस करना इनके लिए कठिन होने लगा। ठीक है, कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा ये मार झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। जहां पर अभी भी यूरोप का वो एरिया जहां पर अभी भी कुलीन वर्ग जो है हावी था, वहां जाहिर सी बात है कि कुलीन वर्ग हावी है तो उनकी गुलामी करने के लिए कोई तो होना ही चाहिए ना। तो वो अभी भी कृषकों का शोषण करते थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ने या किसी फसल के खराब होने से शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। अगर फसल खराब हो गई तो फिर गया साल भर का बजट, तो उनको खाने पीने की चीजें भी लाले हो जाते थे। तो ये एक बहुत बुरा दौर था यूरोप में। तो अब ये बुरा दौर किसके लिए था? कृषक वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, कुलीन वर्ग के लिए नहीं। तो क्या हो गया, जब कोई वर्ग अगर बहुत ज्यादा परेशान होगा, किसी को बहुत ज्यादा दबाया जाएगा, तो बहुत ज्यादा दबाने पर ही विद्रोह होता है ना। आप बलून ले लीजिए, उसको बहुत ज्यादा प्रेशर से दबाएंगे तो वो फट ही जाएगा, वही हाल है। तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर दिया, लोगों घरों में घुस गया। जो कपड़े मिल वाले व्यापारी थे उनके कारखानों में घुस के तोड़ फोड़ मचा दी, सब उथल पुथल कर दिया। अच्छा, एक तरफ तो ये कृषक आंदोलन हो रहा था, यानी कि कृषक विद्रोह हो रहा था 1848 का। दूसरी तरफ उदारवादियों की क्रांति भी चल रही थी 1848 में। वो भी जो है गरीब, बेरोजगार और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर तो विद्रोह कर ही रहते, उसी के समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग भी क्रांति कर रहे थे। और फरवरी 1848 की घटनाओं में राजा को क्या करना पड़ा, गद्दी छोड़नी पड़ी। जब बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा था तो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। राजा अभी कौन बना था, आपने वहां पढ़ा था ना, लुई फिलिप बने थे राजा, है ना। तो लुई फिलिप को अब गद्दी छोड़नी पड़ी, है ना। फिर क्या हो गया कि एक गणतंत्र की घोषणा कर दी गई, राजा को हटा दिया गया और बिल्कुल गणतंत्र ला दिया गया कि अब कोई राजा वाजा नहीं रहेगा, अब गणतंत्र ही रहेगा और पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित होगा। यानी कि अब ये जो प्रजातंत्र होगा ये लोगों द्वारा चुना गया कोई एक लीडर होगा, वही हमारा नेतृत्व करेगा। अब अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य है। वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। अब लोगों का क्या कहना था कि हमारा एक संविधान होना चाहिए, हमारा एक संविधान बनाइए, उसके हिसाब से हमारा राष्ट्र चलेगा। अभी तक कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हुआ था, सब जगह वही निरंकुश राजाओं का ही शासन था। यह राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। ऐसा बनाना है जहां पर संविधान हो, प्रेस को स्वतंत्रता हो और संगठन हो लोगों का, इन सब के संसदीय सिद्धांतों के आधारित हो। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। ठीक है, एक यहाँ असेंबली थी, उसके पक्ष में मतदान किया गया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, एक निर्वाचित प्रतिनिधि की पूरी वो थी
समूह था जिसने अब सत्ता को अधिकृत कर लिया था। अब क्या है, ये संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप दिया था। जर्मन को एक राष्ट्र बनाने के लिए एक संविधान लाया गया। ठीक, जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर। उन्होंने ये कहा कि प्रशा के राजा से कि आप राजा बन जाइए, लेकिन जो शासन होगा वो संविधान के अनुसार चलेगा। लेकिन जो राजा थे उन्हें ये सब थोड़ी ना बर्दाश्त होता है कि हाँ हम राजा रहेंगे लेकिन नाम के राजा रहेंगे, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अगर नहीं नहीं नहीं, आप अपना रखो, आप अपना खुद चलाओ। ठीक, तो पेशकश की तो उन्होंने अस्वीकार कर राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जाहिर सी बात है कि जो राजा होगा वो तो अपना स्वायत्त चाहेगा ना, वो थोड़ी ना चाहेगा कि हम राजा हैं तो हमें कोई और नियम कानून बताए। तो उन्होंने किसका साथ दिया, जो और दूसरे राजा थे। फिर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। फिर क्या था, जो कुलीन वर्ग था और सेना थी वो विरोध ज्यादा करने लगी, तो उसके मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया गया, जिससे वो उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया, असेंबली भंग हो गई। मतलब असेंबली बनी, उसने सब संसद बनाया, सब कुछ सत्ता ग्रहण की, लेकिन क्या हुआ कि कमजोर पड़ गए कुलीन वर्ग और सेना के सामने, और फिर से वो असेंबली भंग हो गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। मतलब ये कहा जा रहा था कि अब महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार दे दिया जाए, लेकिन अभी इस पे बहस चल रही थी, सभी लोग एग्री नहीं थे। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित ही रखा गया। अभी महिलाओं की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। फिर क्या हुआ कि हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई थी। यानी कि वो दबा तो दिया था उन्होंने उदारवादी आंदोलन को, रूढ़िवादियों ने अपनी ताकत से, सेना से, लेकिन पूरी तरह से वो अपना चलाती आ रही थी अब तक जो शासन, जो नियम कानून, वो पूरी तरह से अब नहीं ला सकती थी, क्योंकि अब जनता अवेयर हो चुकी थी चीजों, उसने आजादी का स्वाद चख लिया था। तो राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप रियायत नहीं देंगे, वो सहूलियत नहीं देंगे, एकदम से दबाएंगे तो फिर कुछ दिन बाद विद्रोह हो जाएगा, फिर दबाएंगे फिर विद्रोह होगा, तो ये चलता रहेगा, तो कैसे शासन चलेगा। तो कुछ इनको रियायत दे दिया जाए, कुछ इनको लालच दे दिया जाए, कुछ इनकी बातें भी मान ली जाए, ताकि हम शांति से अपना शासन कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया। कुछ नियम ऐसे थे जिनको समाप्त कर दिया गया। आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग देश स्वतंत्र हुए और वहां पर प्रजातंत्र आया, संविधान आया। अब लोगों की क्या मांग थी कि हमारा एक संविधान हो। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि लोग चाहते थे हमारा एक संविधान बनाया जाए और संविधान के हिसाब से शासन चलाया जाए, सारे नियम कानून लगाए जाए। सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी के बारे में क्या लिखा है, क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। जैसे सेना ने वहां आके सत्ता पलट दिया, सेना ने आके ही रूढ़िवादियों को जिता दिया, सत्ता में वापस ला दिया, तो क्या सेना ही राष्ट्र निर्माता हो सकती है। तो इसके बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव हो गया। अब जो राष्ट्रवाद था वो जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लगा था धीरे धीरे, और राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। जो रूढ़िवादी थे अब वो चालाक हो गए थे, अब वो अवेयर हो गए थे चीजों से। वो क्या करने लगे थे कि अब समझने लगे थे कि हमें इनके साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा। तो वो बीच बीच में इनको प्रलोभन देकर इनको अपने साथ मिलाकर अपना शासन कर रहे थे। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। हर जगह आपने देखा होगा राष्ट्रवादी भावना कहाँ थी, मध्यम वर्गीय लोग में। कुलीन वर्ग और नीचे वाले जो दास वाले वर्ग थे उसमें नहीं, जो मध्यम वर्ग है उसमें राष्ट्रवादी भावना ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास भी किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक संसद बनाई थी जिसके द्वारा राष्ट्र पर शासन किया जाएगा, पूरी नीतियां बनाई जाएंगी। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि
कैसे उन लोगों ने एक असेंबली बनाई, वहां 831 लोग गए और सारी व्यवस्था हो गई। उन्होंने एक राजा को प्रस्ताव भी दिया कि आप राजा बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी तरह से निरंकुश नहीं, हम ये संविधान बनाएंगे, इस संविधान के तहत आपको शासन करना पड़ेगा, लेकिन राजा को कभी किसी के अधीन काम करना तो स्वीकार हो ही नहीं सकता। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और बाकी राजाओं ने कुलीन वर्ग, क्योंकि कुलीन वर्ग का इसमें नुकसान है ना, अगर निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग अगर आगे आ जाएगा तो कुलीन वर्ग की इंपॉर्टेंस तो खत्म हो जाएगी ना। इसलिए कुलीन वर्ग ने और सेना दोनों ने मिलकर इस पूरे विद्रोह को दबा दिया। अब क्या है, उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों और ने भी समर्थन किया। जो प्रशा थी, वहां के जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अब जो प्रशा है, वहां के लोगों ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का, ठीक है, अब हम इसको अपने उसमें लेते हैं, संज्ञान में लेते हैं कि हम इस राष्ट्र को एक करें, स्वतंत्र करें, जनतंत्र करें। वहां का एक प्रमुख मंत्री था किसका, ऑटो वन बिस्मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल निभाया था इस पूरी प्रक्रिया में, राष्ट्र के एकीकरण में, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी तो मध्य वर्ग में था। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि व्यापारी हैं, कृषक हैं और अध्यापक हैं, टीचर और प्रशासन वर्ग के कुछ लोग। तो नौकरशाही की मदद से और सेना की मदद से 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। उसे लड़ाई लड़नी पड़ी ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से, फ्रांस से, और लड़ाई में जब वो जीता तब वो एकीकरण की पूरी प्रक्रिया हुई और ये पूरा एक राष्ट्र बन गया जर्मनी। और किसे, एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। फिर क्या, 18 फरवरी 1871 में ऐसा एक सभा हुई जिसमें ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। इस तरह से नया जर्मन साम्राज्य बना और उसमें नए जर्मन साम्राज्य में नई नई नीतियां कौन सी लाई गई कि मुद्रा, वहां की बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया गया। अब क्या है, अब तो ये जर्मनी तो एकीकरण हो गया, जर्मनी तो आजाद हो गया। इसके बाद हम आते हैं इटली पर। इटली में क्या हुआ, जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास चला है। इटली में अनेक वंशानुगत राज्य तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इटली क्या था, उसमें कई सारे राज्य थे, है ना। यहाँ पर आप इटली का मैप देखो, यहाँ पर कितने सारे अलग अलग छोटे छोटे से आपको राष्ट्र दिखाई देंगे। क्या है, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया बीड पॉस्ट में इतालवी राजघराने का शासन था। इतालवी राजघराने का शासन सिर्फ सर्डिनिया बीड पॉट में था। बाकी सब जगह क्या था कि जैसे उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग था, मध्य में पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बों का, ये वो वाले बुर्ब नहीं है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जो हमें फ्रांस में दिखे थे, है ना। इटालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, हर जगह इटालियन ही नहीं बोली जाती थी। तो अब क्या था, 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया था ना जब क्रांतिकारियों का जिक्र पढ़ रहे थे, तो इन्होंने बहुत रोल निभाया था और लगातार संघर्षशील रहे और अंत में इन्होंने जो रूढ़िवादी सत्ता थी उसको उखाड़ के फेंक दिया था। इन्होंने गुप्त संगठन बनाए थे इटली की आजादी के लिए। उन्होंने क्या, यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पे आ गई। जब ये सारी क्रांति, बहुत दिन से ये मैत्सिनी जो थे वो कार्यरत थे, लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, लेकिन ऐसे सफल नहीं हो पा रहे थे। तो बाद में किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई, इमैनुएल द्वितीय पर, विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर। फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो बुद्धिजीवी थे उन्हें एकत्रित किया और क्रांति की लड़ाई लड़ी। तो क्या देखिए, अंत में क्या हुआ कि 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में कामयाब रहे। ये कौन, फ्रांस के सार्डिनिया बीडमोंट। और फिर उसके बाद इन्होंने नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में
सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। मतलब स्थानीय किसानों का समर्थन और वहां पर फ्रांसीसी सेना का समर्थन, कई लोगों के समर्थन से 1861 में इमैनुअल द्वितीय ने इटली को एकीकृत कर ही लिया और वहां के राजा घोषित हो गए। ठीक है, तो इटली इस तरह से स्वतंत्र हुआ। और यहाँ पर क्या था, मगर इटली के अधिकांश निवासी अभी भी निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी। इन्होंने तो राष्ट्रवाद फैला दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें राष्ट्रवाद के बारे में पता ही नहीं था, उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा, ये तो इटली की कहानी हो गई। हाँ, उसके बाद हम चलते हैं ब्रिटेन की दास्तान पर। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था कि वहां बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी। ब्रिटेन पहले ऐसा नहीं था। ब्रिटेन छोटा था राष्ट्र था। फिर धीरे धीरे वहां पर क्या था, 18वीं सदी से पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। हाँ, ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग जो थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते, जैसे अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे, आयरिश थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की सबसे ज्यादा एफिशिएंट उसमें कौन थे, इंग्लिश लोग थे, है ना। और वो क्या, जो ज्यादा एफिशिएंट होता है फिर वो धीरे धीरे दूसरों के ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करता है, अपना क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करता ही है। वही यहाँ पर भी हुआ, जो अंग्रेज थे वहां वो ज्यादा एफिशिएंट थे। आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई। वो द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। अब उन्होंने क्या किया, 1688 में राजतंत्र को हटा के खुद सत्ता में आ गए। इस संसद के मध्य में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसका केंद्र इंग्लैंड था, है ना। अब एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया जो पहले नहीं था, जहां अलग अलग लोग रहते थे। अब क्या हो गया, उसका केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, है ना। अब इंग्लैंड ने अपने साथ किसको मिला लिया, स्कॉटलैंड को, और क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपनी सीमा बढ़ा रहा है। अब धीरे धीरे ये दूसरों पर भी कोशिश करेंगे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। इसके बाद ब्रिटेनी संसद ने आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटेनी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। यानी कि अब ये क्या करते थे, ये अपनी ही संस्कृति को ऊपर रखना चाहते थे, दूसरों को दबाना चाहते थे। स्कॉटलैंड को अपने में मिला लिया, लेकिन वहां की संस्कृति और वहां की राजनीतिक संस्थाओं को इन्होंने प्लानिंग के तहत धीरे धीरे सप्रेस कर दिया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। ना वो अपनी पोशाक पहन सकते थे, ना वो अपनी भाषा बोल सकते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना देश भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था कि इन्होंने, ब्रिटिश लोगों ने। इसके बाद उनका अगला टारगेट कौन बना, आयरलैंड। आयरलैंड के साथ भी उन्होंने यही किया। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे, तो प्रोटेस्टेंट जो थे, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने की में सहायता की। अब धीरे धीरे उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने आयरलैंड पे अपना कब्जा जमाना शुरू किया और धीरे धीरे क्या हो गया, ब्रिटेनी प्रभाव के विरुद्ध कुछ कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। अब कैथोलिक जो थे वो विद्रोह करते थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो थे उनको कुचल देते थे। वोल्फडॉन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब उन्होंने विद्रोह किया वहां के लोगों ने, वोल्फडॉन ने और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में, लेकिन उनके विद्रोह को असफल कर दिया गया और बलपूर्वक, जब वो हार ही गए लड़ाई में, तो बलपूर्वक उनकी सेना को, उनके राज्य को ब्रिटानिया राज्य में मिला दिया गया और सारी चीजें, ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण हुआ, आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, ब्रिटेन की प्रतीक चिन्हों, ब्रिटानी झंडा, राष्ट्रीय गान, सब ये जितना ब्रिटेन का था वही सब जगह लागू कर दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग राष्ट्र स्वतंत्र हुए और उनकी क्या जर्नी रही। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य यानी कि जो एक राष्ट्र है उसको एक प्रतीक के रूप में आप कैसे देख सकते हो। किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति
को कैसे किसी भी सामान को, किसी भी भावना को एक व्यक्ति के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मानवीकृत किया गया उसके बारे में बात हो रही है। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो। कोई शासक है, उसकी पेंटिंग बना दिया कि ये है महाराणा प्रताप, ये है शिवाजी या ये है अकबर। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि एक भूभाग है, एक क्षेत्र है, उसका मानवीकरण कीजिए, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो कोर्ट वगैरह होता है वहां पर एक लेडी रहती है जिनकी आंख में पट्टी, जो इंसाफ की देवी जिसको कहते हैं, वो एक महिला है, उनके हाथ में तराजू है, आंख में पट्टी बंधी हुई है ना। या हम अपने देश का देख ले, हम भारत माता का कॉन्सेप्ट मानते हैं ना। तो भारत माता क्या रियली में एग्जिस्ट करती है? नहीं। इंसाफ की देवी रियली में एग्जिस्ट करती है? नहीं। लेकिन वो एक प्रतीकात्मक मानवीकृत रूप है। वैसा ही जो है और भी देशों ने बनाया था, जैसे यहाँ मारियान की तस्वीर। मारियान जो है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया, जिसको मारियान कहते हैं। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आप देखें, स्वतंत्रता की प्रतीक होती है लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर। इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो और वो तराजू लिए हो। इस तरह से मारियान की प्रतिमाएं बनाई गई, सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, ताकि जनता जो है वो एक राष्ट्रीय प्रतीक को माने, एक उसको अपनी मदर के रूप में देखेगी, तो उसके अंदर और राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी। अब यहाँ पर आप एक और महिला का प्रतीकात्मक चिन्ह देख रहे हैं, जो है जर्मेनिया। जर्मेनिया यानी जर्मनी की प्रतीकात्मक यहाँ पर आपको दिखाई गई है। ये जर्मेनिया है। यहाँ जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन नदी की जो जर्मेनिया है वो राइन नदी की देखभाल करते हुए, रक्षा करते हुए। ठीक, अब हम यहाँ देख रहे हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद अभी तक आपने पढ़ा, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र की प्रगति के लिए, या राष्ट्र में सुख शांति से लोग रह सकें, इन सब चीजों के लिए जो भावना होती है वो राष्ट्रवाद है। लेकिन साम्राज्यवाद, साम्राज्य आप समझ रहे हैं, साम्राज्य यानी कि क्षेत्र। साम्राज्य तो एक क्षेत्र को कहते हैं ना, तो वो उसके बारे में जो आपका लगाव है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब क्या है, धीरे धीरे राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, अपना अपना राष्ट्र उनको मिल गया। अब क्या है, अपना तो स्वतंत्र हो गया, अब वो अपनी ताकत बढ़ाने लगे और अलग अलग दूसरे देशों पर अपना विस्तार करने का सोचने लगे। यानी कि अब राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्र का हला भला हो गया, राष्ट्र अब इससे आगे क्या, इससे आगे भी सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद में बदल दिया। यानी कि हमारे पास ताकत है, हम अपना विस्तार करेंगे, हम और ताकतवर हों, हम और भूभाग के स्वामी हों, तो ये साम्राज्यवाद में बदल गया। इस तरह से जैसे 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र बना। जो बाल्कन क्षेत्र थे वहां पर अलग अलग देश थे, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान और मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया। तो ये सब जो थे ना, जो ये क्षेत्र थे, इनके बीच में ये ताकतवर भी कम थे, उनके बीच में टकराव चल रहा था। तो जो बड़े बड़े जैसे जर्मनी है और इंग्लैंड है, इन सब के पास ताकत हो गई, जहां लड़ाई होती है वहां तीसरा तो कूदने की कोशिश करता ही है। तो उनको ये लग रहा था, क्योंकि ये बाल्कन क्षेत्र थे, ये खाड़ी के करीब थे, यहाँ पर बहुत अच्छे संसाधन थे, तो वो सब चाहते थे कि इन सब क्षेत्रों पे हम कब्जा कर ले। तो इस वजह से उनकी आपस में लड़ाई चलने लगी कि कौन इस पे कब्जा कर ले, कौन इन क्षेत्रों को अपने में मिला ले। तो यही पूरा साम्राज्यवाद की भावना है। इसको आप एक नजर में पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गए। जो स्लाव राष्ट्रीय, यही जो समूह मैंने जिन बताया, यही स्लाव कहलाते थे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। बड़े कौन से, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र पे अपने प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। और यही जो थी शक्ति विस्तार, क्षेत्र विस्तार की भावना, वो बाद में क्या बनी, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी थी। इसी वजह से बाद में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया।
आगे ये एक पैराग्राफ इसमें भी देख लेते हैं। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया, लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे अपनी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। अब जो गुलाम थे, जिनके ऊपर किसी औपनिवेशीकरण यानी कि जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो क्या हुआ, उद्योगों का निर्माण, तो अब भाई आप उद्योग बना रहे हो, सामान बना रहे हो, तो उसे बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। तो वो जो दूसरे एरिया थे जहां पर लोग इतने विकसित नहीं थे, वहां ले जाके बेचते थे। तो वो औपनिवेशीकरण में आता है, वहां पर अपना जाके उपनिवेश करना, वहां से धन कमाना। तो जो नहीं स्वतंत्र हुए थे, जो विकसित नहीं हुए थे, उनके अंदर अभी राष्ट्रवाद की भावना थी। वो संघर्ष कर रहे थे कि ये जो हमारा शोषण कर रहे हैं, जबरदस्ती अपना सामान ला के यहाँ बेच रहे हैं, और हमारे घर के जो बुनकर हैं, जो घर के बिजनेस हैं, वो खराब हो रहे हैं, उद्योग खराब हो रहे हैं, उनका कंपटीशन बढ़ गया है, लोग अच्छे कपड़े चाह रहे हैं। हाथ से बुने हुई चीजों में, हाथ से बनाई हुई चीजों में इतनी सफाई नहीं आती थी जितना मशीन से बनाई हुई चीजों में सफाई आती थी। लोग उसको ज्यादा पसंद करते थे, वो थोड़ा सस्ती भी होती थी। इसलिए जो उद्योग धंधे थे, जो घरेलू उद्योग थे, वो सब खराब हो रहे थे, लोग बर्बाद हो रहे थे। तो उन सब चीजों से लोग छुटकारा चाहते थे, इसलिए लगातार लोग विद्रोह कर रहे थे। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम हो गया था। यानी कि अब लोगों ने मान लिया था कि अपना राष्ट्र होना चाहिए, वहां प्रजातंत्र होना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए निर्वाचित होना चाहिए, संविधान होना चाहिए जिसके अंतर्गत शासन चले, कोई एक राजा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें लोगों ने मान ली थी। इस तरह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद स्थापित हुआ। ओके स्टूडेंट्स।